दोस्तों, आप उड़ीसा में स्थित पुरी जगन्नाथ मंदिर के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन इसी मंदिर में एक रत्न भंडार भी है। आप शायद उसके इतिहास को नहीं जानते होंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह एक ऐसा जगह होगा जहां पर रत्न यानी कि आभूषण रखे गए होंगे। लेकिन दोस्तों, जितना यह सब सुनने में आसान लगता है उतना एक्चुअली है नहीं। इस रत्न भंडार की कहानी आज की नहीं बल्कि मंदिर के बनने के समय की ही है। अब आपको और ज्यादा आश्चर्य तब होगा जब आपको पता चलेगा कि यह मंदिर 12वीं सदी में ही बनकर तैयार हो गया था। मतलब यह हुआ कि करीब 1200 सालों में इस मंदिर को जितने भी आभूषण दान किए गए हैं वे सभी रत्न भंडार में ही रखे हुए हैं। आखिर कितना बड़ा है यह रत्न भंडार और यहाँ पर किस किस धातु की आभूषण को रखा गया है, साथ ही कौन था वो लुटेरा जिसने इस रत्न भंडार को 18 बार लूटने की कोशिश की। क्या है उस नाग देवता की कहानी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वे ही रत्न भंडार की रखवाली करते हैं। आखिर क्या है उन सभी कहानियों का सच, आइए आपको बताते हैं आज की इस वीडियो में सब कुछ पूरे विस्तार से। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है 12वीं सदी से। आज जिसे हम उड़ीसा के नाम से जानते हैं वो उस समय कलिंग प्रदेश हुआ करता था। इस समय में यहाँ पर गंगा वंश के राजा अनंत वर्मन चोड़ गंगा का राज था। जगन्नाथ मंदिर का वर्तमान स्वरूप इन्होंने ही बनवाया था। साथ ही मंदिर को सोने के हाथी, घोड़े, फर्नीचर, बर्तन और बहुमूल्य रत्न के साथ अन्य वस्तुएं भी दान में दिए गए थे, जिसकी वजह से ये मंदिर 12वीं सदी से ही धन धानी से भरा रहा है। इसके बाद आगे आने वाले कई राजाओं ने मंदिर को ढेर सारा और दान दिया। जगन्नाथ मंदिर के ऐतिहासिक दस्तावेज मदला पंजी के अनुसार राजा अनंग भीम देव ने श्री जगन्नाथ को लगभग 14.5 लाख ग्राम सोना दान में दिया था, जिनसे भगवान की मूर्तियों के आभूषण बनवाए गए। इनके पुत्र और गंगा वंश के अगले राजा का नाम था नरसिंह देव, जिन्हें मध्यकाल के सबसे ताकतवर राजाओं में से एक माना जाता है। जिस दौर में बख्तियार खिलजी के बाद तुर्क और अफगान हमलावर लगातार बंगाल पर हमला कर रहे थे, उस दौर में महाराज नरसिंह देव ने बंगाल पर आक्रमण करके इनका सफाया कर दिया था। इनके वक्त में कई मंदिरों का भी निर्माण हुआ, जैसे कि कोणार्क का फेमस सूर्य मंदिर इन्होंने ही बनवाया था। इतना ही नहीं, नरसिंह देव भगवान जगन्नाथ के इतने बड़े भक्त थे कि उन्होंने इस बात का घोषणा करवा दिया था कि मैं नहीं बल्कि भगवान जगन्नाथ ही इनके साम्राज्य के असली राजा हैं और वे खुद उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। अब समय बदला और कलिंग पर गंगा वंश के बाद सूर्यवंशी राजाओं का शासन शुरू हुआ। इन्हें गजपति के नाम से भी जाना जाता है। गजपति साम्राज्य की स्थापना राजा कपिलेंद्र देव ने की थी। ये साम्राज्य बंगाल से लेकर दक्षिण में कावेरी तक फैला हुआ था। राजा कपिलेंद्र के बारे में एक ऐसा जिक्र मिलता है जिसके अनुसार वे जब दक्षिण के अभियान के बाद वापस लौटे तो अपने साथ 16 हाथियों में लाद कर सोना लाए थे और ये सारा सोना उन्होंने श्री जगन्नाथ भगवान को दान कर दिया था। अब जब जगन्नाथ मंदिर का खजाना इतना बड़ा हो गया तो जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर लुटेरे की नजर तो पड़ेगी ही, और ऐसा ही हुआ भी। रत्न भंडार को लूटने की कोशिशों में सबसे मुख्य नाम आता है काला पहाड़ का। अब सवाल है कि ये था कौन, तो यह साल 1568 की बात है। इस समय बंगाल पर कर्रानी वंश का राज था। इसकी शुरुआत शेर शाह सूरी के एक मुलाजिम ने की थी। कर्रानी वंश के राजा सुल्तान सुलेमान ने उड़ीसा पर आक्रमण किया और उन्होंने यह जिम्मेदारी अपने बेटे बायजीद को दिया और उनके साथ भेजा एक मिलिट्री जनरल जिसे आगे चलकर काला पहाड़ के नाम से जाना गया। काला पहाड़ ने उड़ीसा के राजा मुकुंद देव को हरा दिया और उड़ीसा पर कब्जा कर लिया। इसी समय मुस्लिम आक्रांता काला पहाड़ ने श्री जगन्नाथ के रत्न भंडार में लूटपाट मचाई, लेकिन उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा। इसके बाद मुगल शासक औरंगजेब के दौर में भी एक फरमान का जिक्र मिलता है, जिसमें औरंगजेब ने जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। हालांकि उसका ये फरमान पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु तक मंदिर को बंद रखना पड़ा था।
इसके अलावा भी मंदिर पर आक्रमण की कई कोशिशें हुई। कई बार मूर्तियों को दूसरे स्थानों पर छिपाना पड़ा और रत्न भंडार को भी नुकसान हुआ। यानी कि 14वीं और 18वीं सदी के बीच इस रत्न भंडार में इतना सोना जमा हो गया था कि इसे 18 बार लूटने की कोशिश हुई थी, लेकिन लुटेरे को कभी भी कामयाबी हाथ नहीं लगी। ये तो हो गई बात जगन्नाथ मंदिर के खजाने की। अब बात करते हैं आखिर इसमें कितने आभूषण रखे हुए हैं। तो इसकी जानकारी हमें समय समय पर बनाई गई लिस्ट से पता चलता है। अंग्रेजों के वक्त में पहली बार रत्न भंडार के कोष का एक डिटेल्ड सर्वेक्षण हुआ था। साल 1805 में पुरी के कलेक्टर ने रत्न भंडार का लेखा जोखा तैयार करवाया था, जिसके अनुसार उस समय इसमें सोने और चांदी के 64 आभूषण, 124 सोने के सिक्के, 1297 चांदी के सिक्के, 106 तांबे के सिक्के, 24 सोने की मुहरें और 1333 सोने जड़ित वस्त्र थे। फिर साल 1952 में एक बार और इन्वेंटरी तैयार की गई। इस समय रत्न भंडार में 146 चांदी के आइटम और 180 प्रकार के सोने के आभूषण थे, जिनमें से कई तो 100 तोले से भी ज्यादा भारी थे। इसके बाद अब रत्न भंडार की चीजों को सुरक्षित रखने के लिए साल 1954 में सरकार ने श्री जगन्नाथ टेम्पल एक्ट पास किया। इस एक्ट में कुछ नियम बनाए गए थे। इसके अनुसार रत्न भंडार की चीजों को 3 भागों में बांटा गया है। कैटेगरी 1 में वो रत्न आभूषण आते हैं जो भीतरी भंडार में रखे गए हैं। चूंकि ये पुराने वस्त्र और आभूषण है, इसलिए इनका इस्तेमाल नहीं होता है। कैटेगरी 2 में वो रत्न आते हैं जो खास मौकों पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि स्वर्ण वस्त्र, जिन्हें रथ यात्रा जैसे खास मौके पर ही बाहर निकाला जाता है। इसके बाद आती है कैटेगरी 3। इसमें वो रत्न आभूषण हैं जो रोज भगवान को पहनाए जाते हैं। कैटेगरी 2 और 3 के रत्न बाहरी भंडार में रखे जाते हैं और कैटेगरी 1 के रत्न भीतरी भंडार में। भीतरी भंडार में डबल लॉक के साथ मंदिर प्रबंधन कमेटी की सील लगी रहती है और चाबी राज्य सरकार के पास जमा रहती है, जबकि बाहरी भंडार की चाबियां मंदिर प्रबंधन के पास ही रहती है। इन नियमों के तहत ही समय समय पर भंडार को खोले जाने और आभूषणों के रखरखाव की व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन ये काम सही से नहीं हुआ। इसीलिए साल 1978 में उड़ीसा सरकार ने गवर्नर बीडी शर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जो मंदिर के उचित प्रबंधन के लिए सुझाव दे सके। इसी कमेटी ने आखिरी बार रत्न भंडार के रत्नों की इन्वेंटरी बनाई थी। इस आखिरी इन्वेंटरी से पता चलता है कि भीतरी रत्न भंडार में 43 किलो 640 ग्राम के 367 सोने के जेवर और 148 किलो 780 ग्राम के 231 चांदी के जेवर थे। भीतरी रत्न भंडार को 2 बार और खोला गया था, साल 1982 और साल 1985 में। हालांकि तब इन्वेंटरी नहीं की गई थी और इसके बाद से अब तक भीतरी भंडार को नहीं खोला गया है। अब जैसा कि हमने अभी बताया, साल 1985 के बाद भीतरी रत्न भंडार को खोला ही नहीं गया था। इसीलिए साल 2018 में उड़ीसा हाई कोर्ट ने भंडार को खुलवाने का आदेश दिया ताकि कमरे की मरम्मत की जा सके। इसके साथ ही एएसआई को कमरे का सर्वे भी करना था, ये देखने के लिए कि भीतरी भंडार के आभूषणों को रखरखाव या फिर मरम्मत की आवश्यकता तो नहीं है। ऐसे में जब एएसआई कमरे को खोलने के लिए जा रही थी, तभी पता चला कि चाबी गायब है। अब नियम के हिसाब से चाबी गवर्नमेंट ट्रेजरी के पास होनी चाहिए थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से कहा गया कि चाबी गायब है। जब यह मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया, तब अचानक एक दिन कहा गया कि जिले के रिकॉर्ड रूम में डुप्लीकेट चाबी सील बंद लिफाफे में पाई गई है। नियमों के हिसाब से डुप्लीकेट चाबी होनी ही नहीं चाहिए थी और इसी के बाद से इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया। काफी हंगामे के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जांच के आदेश दिए। इसके लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटियां भी बनाई गई, वो भी एक नहीं बल्कि 2 बार, जिसमें एक कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी भी, लेकिन उसे पब्लिक नहीं किया गया। दूसरी कमेटी की जांच पूरी होती इससे पहले ही 2024 उड़ीसा विधानसभा चुनावों का रिजल्ट आ गया और नवीन पटनायक की सरकार ने विदाई ले ली। अब बीजेपी की नई सरकार में भीतरी भंडार को खोले जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके तहत नए सिरे से रत्नों की गिनती होगी और एक नई इन्वेंटरी बनाई जाएगी।
इसके बाद ही पता चल सकेगा कि वर्तमान में रत्न भंडार के अंदर क्या क्या रखा हुआ है। अब हम अगर आपको रत्न भंडार के प्रांगण के बारे में बताएं तो श्री जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार मंदिर के उत्तरी तरफ बना हुआ है। इसकी लंबाई 8.79 मीटर, चौड़ाई 6.74 मीटर और ऊंचाई 11.78 मीटर है। इस रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के वस्त्र और आभूषण रखे हुए हैं। साथ ही सालों से मंदिर में चढ़ाए जाने वाले रत्न और जवाहरात, सोना चांदी आदि भी इसी भंडार में रखे जाते हैं। रत्न भंडार में 2 चैम्बर है, एक बाहरी चैम्बर और दूसरा भीतरी चैम्बर। दोनों में आभूषण और रत्न ही हैं, लेकिन खोले जाने के नियम में अंतर है, जैसा कि हमने आपको अभी बताया। तो यही थी दोस्तों श्री जगन्नाथपुरी मंदिर के रत्न भंडार की पूरी कहानी और इसका इतिहास। इस पूरी कहानी के बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।